वेलकम बैक स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। पिछले दिनों कोरोना के कारण जो है कुछ क्लास डिस्टर्ब हुआ है। मैं भी कोविड-19 का पेशेंट हो चुका था और मैं स्वस्थ हूँ, तो फिर से वीडियो जारी रखूँगा। आप लोग को कष्ट हुआ होगा कुछ। पिछले क्लास में जैसा कि आप लोग पढ़े थे राजनीतिक मानव शास्त्र का परिचय, आज हम लोग उसी में जो टॉपिक्स आगे बढ़ेगा, आदिम समाज में कानून और न्याय, लॉ एंड जस्टिस इन प्रिमिटिव सोसाइटी। राजनीतिक मानव शास्त्र के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे कि ये सामाजिक मानव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। मानव विज्ञान पढ़े थे कि जो आदिम समाज का सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि, शारीरिक संरचना के बारे में, उत्पत्ति विकास के बारे में मानव शास्त्र अध्ययन करता है। अब शारीरिक और सांस्कृतिक दो मेन शाखा इसका है। तो सांस्कृतिक में जितना मुद्दा है, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सारा चीज आ जाएगा, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, वेशभूषा, खान पान। तो राजनीतिक मानव शास्त्र एक सामाजिक मानव शास्त्र की शाखा के रूप में है, जो समाज में राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है कि राजनीतिक व्यवस्था और पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गतिविधियों का अध्ययन करता है। यह राजनीतिक संस्था एवं व्यवस्था का अध्ययन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे सरकार है तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में जाएंगे हम लोग। आदिम समाज मुखिया, सरपंच, प्रधान, इस तरह से जानते हैं हम लोग। तो सरल समाज का अध्ययन क्यों, ये पहले बात हो चुका है कि आज का जो जटिल समाज है, आधुनिक समाज है, औद्योगिक समाज है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस उद्विकास को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हम धर्म की बात करें, धर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, संविधान का बात करें तो संवैधानिक कानून है, लॉ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक समान आदमी इसको नहीं समझ सकता है, जिसके लिए संवैधानिक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आप मान लीजिए कि आर्थिक में जाएंगे कि टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक समान आदमी नहीं समझ सकता है। तो उसके लिए हमको विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है। लेकिन सरल समाज में ऐसा नहीं है, मौखिक है और लिखित है, और उसके पीछे अति प्राकृतिक शक्ति का विश्वास होता है। तो उसी के कारण लोग जो है अपराध कम करते हैं, तो संस्था विकसित होता है। तो संस्था के रूप में समिति है, ग्राम प्रधान है, पंचायत है, इस तरह से आज के डेट में उसको लोकल गवर्नमेंट के रूप में हम लोग जानते हैं। समाज चाहे सब हो या आदिम, सब माने आधुनिक या आदिम, प्रत्येक समाज में व्यक्ति एवं समूहों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने हेतु, तो कोई भी समाज हो, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो या प्रेजेंट सोसाइटी हो, व्यक्ति के व्यवहार, बिहेवियर पर नियंत्रण रखने हेतु कानून का योगदान आवश्यक है। कि बिहेवियर है, मान लीजिए क्रिमिनल बिहेवियर है, अनसोशल बिहेवियर है, तो उस पर शिकंजा कसने के लिए कानून चाहिए कि क्या उसको किया जाए, उसको कैसे बिहेवियर समान व्यवहार में लाया जाए, तो कानून है। कानून से अभिप्राय ऐसे नियम होते हैं जिसे तोड़ने वाले को सामाजिक रूप से मान अधिकारी दंड देते हैं। कि मान लीजिए जो सोशल बिहेवियर है उसको जो फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक मान अधिकारी जिसको मान्यता प्राप्त है समाज के द्वारा, समिति के द्वारा, वो दंड दे सकता है। और ये दंड शारीरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या मृत्यु दंड हो सकता है। यदि हत्या कर दिया तो हत्या के बदले हत्या, यदि किसी को नुकसान पहुंचाया आर्थिक रूप से तो आर्थिक क्षतिपूर्ति, किसी से मारपीट किया तो उसके बदले प्रावधान, तो अलग अलग रखा गया है। मजुमदार अपना मत देते हैं कि व्यक्ति का विशेष व्यवहार स्वभाव कहलाता है। किसी व्यक्ति का विशेष व्यवहार जो है वो स्वभाव कहलाता है।
जो अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित होकर फैशन बन जाता है। कि मान लीजिए एक व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके साथ रहने वाले में भी वो स्वभाव डेवलप होते गया, धीरे धीरे सैकड़ों में विकसित हो गया, तो वो फैशन बन गया। अब ये फैशन आगे चलकर समय बीते जाएगा, 50 साल, 100 साल, 200 साल बनते चला गया मान लीजिए, तो वो फैशन प्रथा में बदल जाता है। अब प्रथा की उत्पत्ति हुई। अब ये प्रथा राजनीतिक रूप से यानी सामाजिक रूप से स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। यानी कानून का उत्पत्ति को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि स्वभाव है, व्यवहार स्वभाव में बदला, स्वभाव से फैशन बना, फैशन से प्रथा बना, और प्रथा जो है कि स्वीकृति होने के बाद कानून बन गया। हावेल और लॉवी ने कहा है कि कोई प्रथा कानून के रूप में तभी परिवर्तित होती है जब प्रथा संबंधी व्यवहारों का उल्लंघन होता है। हावेल लॉवी का मत है कि कोई प्रथा कानून में कन्वर्ट कब होगा कि जब उस प्रथा का कुछ व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा उल्लंघन किया जाए, तब उस उल्लंघन को रोकने के लिए एक नियम बनाया जाता है। ये प्रथा का उल्लंघन न हो, उसी नियम को कानून कहते हैं। लेकिन इसका कमेंट किया जाता है कि आदिम समाज में प्रथा का उल्लंघन न के बराबर होता है, और न वहाँ कोई पुलिस है, न कोई वहाँ न्याय, सटीक न्यायिक व्यवस्था है, फिर भी जो है प्रथा का पालन होते रहता है। तो इस प्रकार कि सभी प्रथा कानून के रूप में परिवर्तित नहीं होती है। हावेल के अनुसार कानून एक सामाजिक आदर्श नियम है। तो कानून क्या है? तो सिंपली एक सामाजिक आदर्श आइडियल लॉ है, समाज के द्वारा निर्मित लॉ है, जो व्यक्ति के कुछ निश्चित व्यवहार की अपेक्षा करता है, जिसके उल्लंघन की स्थिति में मान्य समूह जिससे मान्यता प्राप्त है वो बल प्रयोग करने का मतलब दंड देने का अधिकार होता है। अब ये दंड आर्थिक यहाँ पर कहा जा चुका है, शारीरिक या मृत्युदंड हो सकता है। जो समाज आर्थिक विकास के स्तर में है, इनमें प्रायः लिखित एवं निर्मित कानून होते हैं। आर्थिक विकास के स्तर में अब कुछ जनजाति भी आर्थिक विकास के स्तर में पहुंच रहे हैं, तो वो अब लिखित निर्मित यानी संवैधानिक कानून को मानने लगे हैं। लेकिन ये जैसे हम प्रिमिटिव में जाएंगे, जो आधुनिकता से दूर है, वैसे समाज में अभी भी ये देखा जाता है। या फिर जब प्रिमिटिव सोसाइटी एग्जिस्ट था कंप्लीट, तो वहीं से कानून का उत्पत्ति हुआ है। यानी सामाजिक व्यवहार जो है उसको नियंत्रण करने हेतु कानून की आवश्यकता जरूरी है। कानून के कार्य में प्रमुख है यह कि ये विभिन्न समूहों एवं सदस्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। पहला यह प्रमुख काम है इसका। यह सत्ता एवं पद को निर्धारित करता है कि सत्ता में कौन रहेगा, उसमें पद किसका किसका होगा। आधुनिक रूप से भी हम देख सकते हैं कि मंत्री यदि इस्तीफा दिलवा दिया जाता है या पद पर बने रहता है, तो कोर्ट जाते हैं तो उसका निर्धारण कोर्ट के द्वारा होता है कि ये मंत्री रह सकता है या न रह सकता है। यानी सत्ता पद का निर्धारण एक कानून के द्वारा होता है। या विवादास्पद समस्याओं का निपटारा करता है, मतलब हत्या, मारपीट, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये सब जो भी समस्या है उसका निपटारा करने में कानून का मदद लिया जाता है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कानून विभिन्न सामाजिक सिद्धांतों का संकलन है, इसके पीछे सामाजिक मान्यता होती है। यानी सामाजिक मान्यता एक प्रमुख चीज है, वही है बेस में है, और वो आगे चलते चलते वर्तमान तक आया है। लेकिन कोई भी लॉ है, चाहे मैरिज का लॉ हो या रीति रिवाज हो, प्रथा हो, सबके पीछे एक ही बेस है, सामाजिक मान्यता। कानून के बारे में हम जानकारी लिए, न्याय के बारे में देखते हैं कि कानून ठीक है बना, अब कैसे बना। तो कानून के पीछे सामाजिक व्यवस्था है। अब कानून तोड़ने वाले को दंड का प्रावधान है। तो कानून तोड़ने वाले को क्यों प्रावधान? तो सामाजिक व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए, सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। अब न्याय, आदिम समाजों में अपराध तथा व्यक्तिगत शक्ति को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो आदिम समाज में कंसेप्ट क्या है कि कोई अपराधी है तो उसका पूरा समूह, पूरा परिवार उसके लिए जिम्मेवारी है। इसलिए कई ऐसे जनजाति हैं, जैसे जग्गा जनजाति में हत्यारे को हत्या कर दिया जाता है और उसके पूरे घर को जला दिया जाता है, उसके जानवरों को भगा दिया जाता है, परिवार को भगा दिया जाता है। इस तरह का कंसेप्ट है। कारण है कि उसके पीछे लॉजिक है कि यदि उस हत्यारे को सजा नहीं दिया जाए तो अति प्राकृतिक शक्ति जो है, मृतक आत्मा जो है,
वो प्यासी रहेगी और अन्य सदस्यों को, अन्य समाज के सदस्यों को, पूरे समाज को, पूरे गांव को जो है वो डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए उस अति प्राकृतिक शक्ति को खुश रखने के लिए उस हत्यारे को सजा देना अनिवार्य माना जाता है। न्यायिक व्यवस्था जो आदिम समाज में है, उसकी अवधारणा व्यक्तिगत रूप से न होकर सामूहिक रूप से होती है, मतलब एक समूह जिम्मेवार। अब ये निम्न चरणों में पूरा होता है। पहला इसमें मुद्दा आता है साक्षी यानी एविडेंस। अब एविडेंस का दो पार्ट है। न्यायिक व्यवस्था में एविडेंस का पहला पार्ट शपथ यानी ओथ रखा गया है कि कोई भी अपराधी है तो उसको शपथ लेकर अपने को निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाता है। अब जैसे जग्गा जनजाति में अपराधी मुखिया के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि जो हम बोलते हैं वो सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये प्रक्रिया आधुनिक कोर्ट में भी देखा जाता है कि कई धार्मिक पुस्तक रखे रहते हैं, गीता, रामायण, बाइबिल, और जो भी अपराधी है उसको उस पर हाथ रखकर ये बोलना पड़ता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक है कि इससे अपराधी अति प्राकृतिक शक्ति से भय खाएगा और भय के कारण वो झूठ नहीं बोलेगा। तो पहला ओथ है, शपथ दिया जाता है कि उसको शपथ लो कि हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे। साक्षी एविडेंस का दूसरा है परीक्षा ऑर्डियल। इसमें साक्षी के द्वारा कठोर कार्य के द्वारा परीक्षा ली जाती है। जैसे जग्गा जनजाति में गर्म खौलते पानी में हाथ घुसाकर साबित करना पड़ता है कि हम अपराधी नहीं। कहीं कहीं जैसे राजस्थान में उदाहरण है कि गर्म तेल में एक अंगूठी गिरा दिया जाएगा और उसमें हाथ डालकर अंगूठी निकालना है। जिसका हाथ जल जाएगा वो अपराधी होगा, नहीं जलेगा नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में देखें तो विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया है। इसमें अपराधी, संभावित जो अपराधी है उसको जो है कठोर कार्य के द्वारा ये प्रूव करवाना पड़ता है कि हम ये अपराध नहीं किए हैं। तो साक्षी हमारा हो गया 2 पॉइंट में, एक शपथ, दूसरा परीक्षा। न्यायिक प्रक्रिया में तीसरा है उद्देश्य, मोटिव। कि अपराधी के उद्देश्य को भी देखा जाता है कि यदि हम मान लीजिए पक्षी मार रहे हैं, पीछे आदमी है उसको लग गया, हमारा मोटिव नहीं था कि उस व्यक्ति को मारे लेकिन हत्या हो गया, तो इसमें सज़ा थोड़ा कम होता है। यानी आज भी आधुनिक प्रक्रिया में भी मोटिव जो है, उद्देश्य जो है, उसको देखा जाता है कि किस इंटेंशन से, किस मोटिव से, उद्देश्य से इसने ये क्राइम किया है, उसमें सज़ा कम या अधिक हो सकता है। तो उद्देश्य देखा जाता है। आदि समाज में यह विश्वास है कि अपराधी अलौकिक शक्ति की दृष्टि में अपराध करता है, इसलिए यदि अपराधी को सजा नहीं हुई तो पूरे समाज पर विपत्ति आएगी। मोटिव देखा जाता है। अगला प्रक्रिया आता है जांच। अपराधी को यह मौका दिया जाता है कि समिति या प्रधान या जो भी है संगठन उसके सामने अपने को निर्दोष साबित करे, तो उसको ट्रायल कहते हैं। आज भी कोर्ट में ये प्रक्रिया होता है कि ट्रायल होता है, डेट पड़ता है, तो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वो अपना पक्ष रखता है। उसी प्रकार आदिम समाज में भी इस तरह का प्रक्रिया है जो पक्ष रखा जाता है। ट्रायल के बाद फिर जो न्यायिक अदालत या प्रक्रिया जो है उसके तहत दंड का प्रावधान है कि अदालती कार्रवाई के दौरान अपराधी समिति के समक्ष अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है, लेकिन यदि अपराधी का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे दंड दिया जाता है। जैसे एस्किमो जनजाति में हत्या के बदले हत्या है, उसी प्रकार पोलिनेशियाई जनजाति है और भी जनजाति है, तो तरह तरह का प्रावधान है। कहीं लकड़ी में बांध दिया जाता है, कहीं पर गर्म पानी डाला जाता है। यानी अपराध साबित होने के बाद फिर दंड का प्रक्रिया आता है जो आज भी कोर्ट कचहरी में देखने को मिलता है। उसके बाद एक पॉइंट और बनेगा, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। यदि अपराधी जो विक्टिम है उसको क्षतिपूर्ति देने का बात मान ले तो क्षतिपूर्ति दे के समाज का जो समिति है वो उसे अपराध मुक्त कर देगा, यानी कंपनसेशन जो विक्टिम है उसको देगा। तो न्यायिक प्रक्रिया जो अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं इसी पर आधारित है, जो आदिम समाज में कंप्लीट देखने को मिलती है। यानी ये स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं, एक तो क्वेश्चन की दृष्टि से कर रहे हैं, दूसरा ये समझे कि जो पूरा एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम प्रिमिटिव सोसाइटी का स्टडी इसलिए करते हैं कि वर्तमान कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के
कॉम्प्लेक्सिटी को, जटिलताओं को समझने में हमको मदद मिलता है कि जैसे हम धर्म का स्टडी करते हैं तो वर्तमान समाज का जो धर्म है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो उसको समझने के लिए धर्म विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। लेकिन आदि समाज का जो धर्म है वो सिंपल है, प्रकृतिवादी है, कोई भी आम व्यक्ति समझ के उसको कर सकता है, प्रकृति का पूजा है। उसी प्रकार यदि हम राजनीति में हम जाते हैं तो वर्तमान कानून काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। कानून पर कानून वर्तमान समाज में बनते जाता है और अपराध भी बढ़ते जाता है, जबकि आदिम समाज में कानून एकदम सरल है और लिखित है, उसके बावजूद भी वहाँ पर अपराध कम है। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कानून पर कानून वर्तमान में बनते जा रहा है, चाहे वो आर्थिक कानून हो या अन्य कानून हो, लेकिन अपराध का ग्राफ भी बढ़ते जाता है। आदिम समाज स्टैटिक है, वहाँ ज़्यादा अपराध नहीं होता है, कानून कम है और मुजवानी है और लिखित है। लेकिन आदिम समाज में किसी भी अपराध या कानून या न्यायिक प्रक्रिया के पीछे अति प्राकृतिक शक्ति, अलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर में विश्वास है। उसी अलौकिक शक्ति के भय से व्यक्ति अपराध नहीं करता है, इसलिए अपराध का संख्या वहाँ कम देखा जाता है। लेकिन उस कम संख्या वाले अपराध को भी नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए गए हैं और उसमें ये विश्वास है कि यदि हम अपराधी को सजा नहीं दें तो अलौकिक शक्ति पूरे समाज को जो है प्रतिशोध का बदला लेगी, समाज से बदला लेगी। इसलिए अपराधी को सजा देना अनिवार्य माना जाता है। तो हम एंथ्रोपोलॉजी में सिंपल से कॉम्प्लेक्स किसी भी टॉपिक्स का हम देख सकते हैं, चाहे धर्म हो या विवाह हो, परिवार हो, तो उससे हमको ये पता चलता है कि इस प्रक्रिया का जो है उद्विकास कैसे हुआ। जैसे राजनीतिक संगठन, आज सरकार है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, सरकार का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ग्राम पंचायत है, तो वो सारा प्रक्रिया को समझने के लिए सरल सोसाइटी का अध्ययन अनिवार्य होता है। तो उसको समझने के बाद हम वर्तमान जटिलताओं को आसानी से समझ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑप्शनल पेपर के रूप में देखना है, तो एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि आदिम समाज में कानून और न्याय की चर्चा करें। सीधा सा बात है, या उसमें जुटेगा टेल क्वेश्चन की राजनीतिक मानव शास्त्र से क्या समझते हैं, आदिम समाज में कानून और न्याय की चर्चा करें। तो राजनीतिक मानव शास्त्र का आप एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ देंगे डिफिनेशन, उसके बाद कानून न्याय के बारे में चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ। और भी उदाहरण आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें ये पूछा हुआ है प्रश्न, एक सिंपल प्रश्न है और बेसिक चीज़ इसमें लिख देना है, उदाहरण को लिख देना है, तो 65% 70% के लगभग में नंबर आ जाता है। आपका लैंग्वेज सही होना चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए और कुछ उदाहरण जो है आप कलेक्शन कर लें, क्योंकि उदाहरण हम कम दिए हैं यहाँ पर समय के कारण, और इसको आप एक्सटेंशन करके इसको लिख भी सकते हैं आराम से, मोबाइल से इसको बड़ा करके आप इसको लिखिए और इसमें कुछ किताब से जनजाति के बारे में एग्जाम्पल डाल दीजिए और पिछला क्वेश्चन जो है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। इस राजनीतिक मानव शास्त्र हम लोग का चल रहा है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ, दूसरा ये क्लास हुआ और तीसरा जो है टॉपिक्स बचा हुआ है वो है राज्य और राज्यविहीन समाज, स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटी। अगले क्लास में जारी रहेगा। अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए।